छात्राओं का आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के पीवाईक्यू सीरीज में एसपीडी का संपूर्ण बुक इसमें कंप्लीट होने वाला है। और आज हम लोग लेक्चर 3 करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर 1, 2 हो चुका है। अगर अभी आपने नहीं देखा है तो जाके उन सबको देख सकते हैं, आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आज हम लोग लेक्चर 3 में आरआरबी भोपाल एंड आरआरबी कोलकाता 1995 में जो प्रश्न पूछे गए थे जीके में, वो प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं। इसी तरह से 1992 से लेकर 2024 तक अभी तक रेलवे ने जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, वो आरपीएफ का हो या फिर टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का हो, आरआरबी एनटीपीसी का हो या एलपी का हो, जिसमें भी जीके आता है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों का मैं बात कर रहा हूँ, उन सभी का जीके हम लोग यहाँ पे कराने वाले हैं 1992 से लेकर 2024 तक। तो आज इसी का लेक्चर 3 होने वाला है और आज हम लोग आरआरबी भोपाल एंड कोलकाता 1995 का करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस आरआरबी भोपाल और कोलकाता 1995 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो आपके पास आज का प्रश्न आ गया है आरआरबी भोपाल। आप देख पाएंगे 1994 यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देख पाएंगे कि पहला क्वेश्चन जो है, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब किया गया था। तो देखिए, अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग दोनों का स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया था। और जो अंतरिक्ष विभाग है ना, इसी के अंतर्गत इसरो का फिर से पुनः स्थापना किया गया था। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये अंतरिक्ष विभाग के द्वारा ही स्थापना किया गया था, अंतरिक्ष आयोग के द्वारा नहीं। पूछ लेगा कि इस इसरो का मुख्यालय कहाँ है वर्तमान में, तो इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। साथ ही या इसरो का फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसरो के जो नया बने हैं अध्यक्ष, 2 दिन पहले ही उन्होंने अभी शपथ ग्रहण किया है, उनका नाम है वी नारायणन। एस सोमनाथ को अभी इस्तीफा दे दिए गए हैं, उन्होंने हट गए हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। उनके बाद अभी जस्ट ही वी नारायणन को बनाया गया है, ठीक है। तो इसरो से संबंधित प्रश्न रखेंगे। डीआरडीओ, आप बताएंगे डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था। चलो एक ही दे देता हूँ, डीआरडीओ का जो स्थापना है उसमें एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, बट कब हुआ था उसके बारे में आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था। तो गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। अब देखिए, पुरी, जगन्नाथपुरी, वहाँ पे 3-4 टेम्पल है। एक सूर्य टेम्पल है जो कि उड़ीसा के जगन्नाथ में है, तो ये भी बहुत फेमस है। सूर्य टेम्पल के बाद जो पुरी टेम्पल, इसके बारे में पूछा ही जाता है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में ही, उड़ीसा के। उसके बाद एक पूछा जाता है ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा कहाँ है, ब्लैक पैगोडा, ये भी यूपी उड़ीसा में है। और चिल्का लेक के बारे में पूछा जाता है। चिल्का लेक सबसे बड़ा खारे पानी का तटीय झील का लेक भी है, तो चिल्का लेक के बारे में भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे पूछा है गंग वंश के बारे में, जान लेते हैं हम लोग थोड़ी। तो जो गंग वंश का स्थापना था ना, ये 350 ईस्वी के आसपास हुआ था उड़ीसा में। और इसका जो स्थापना किया था वो क्या था, कोंगी वर्मन, इनको माधव प्रथम के भी नाम से जाना जाता था। खैर ये प्रश्न उतना फेमस नहीं है, एग्जाम वगैरह में कहीं आया नहीं, यूपीएससी में एक बार आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। अब ब्रह्मपुत्रा नदी से भी क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना, यमुना नहीं, जमुना के नाम से जाना जाता है। वहीं ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में जो है सांगप्पो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सांगप्पो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश जो कि इंडिया का ही पार्ट है, वहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी को जो है दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे आप सभी। और असम में ब्रह्मपुत्रा नदी को ब्रह्मपुत्रा नदी के ही नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। एक और भी बहुत बड़ी प्रश्न पूछी जाती है ब्रह्मपुत्रा नदी से कि सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है। नदी में भी देखिए बहुत सारा आइलैंड आपने देखा होगा, समुद्र के अंदर जो छोटा सा आइलैंड दिखता है उसको आइलैंड बोला जाता है, द्वीप बोला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो नदी द्वीप है ना, वो ब्रह्मपुत्रा नदी पे है और उस द्वीप का नाम है मांजुलू द्वीप। मांजुलू द्वीप, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है क्योंकि विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप यही है, ब्रह्मपुत्रा नदी के असम में पड़ता है, मांजुलू द्वीप है। ऐसे ऐसे नदियाँ बह रही होती है, बीच में छोटा सा ऐसे करके पठार है जिसपे कि द्वीप है, लोग भी इसमें अच्छे खासे रहते हैं। तो ये नदी द्वीप हो गया, नदी आइलैंड हो गया, ये इसका नाम है मांजुली। बहुत बार ये प्रश्न पूछा है एसएससी एंड रेलवे ने, क्योंकि दोनों का एग्जाम टीसीएस ही कंडक्ट कराने वाला है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि महाभारत का पूछा है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है।
अब महाभारत से याद आ जानी चाहिए कि महाभारत किसने लिखा है, तो महाभारत जो लिखा है उनका नाम है वेद व्यास। वेद व्यास ने महाभारत को लिखा है। महाभारत का मूल संस्करण जो है वो जय संहिता के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में महाभारत में करीब लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 श्लोक हैं। श्लोक भी कभी भी पूछा जाता है कि महाभारत में कितने श्लोक होंगे, तो 1,00,000 श्लोक है। और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी और मूल संस्करण का नाम इसका जय संहिता है। महाभारत के बारे में फिलहाल इतना ही जानना है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आपको पता होना चाहिए वेद 4 होती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। इसके बाद बात करें तो सामवेद आता है, सामवेद के बाद आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद आता है अथर्ववेद। सामवेद में जो है म्यूजिक वगैरह के बारे में बताया गया है। बहुत पूछता है कि म्यूजिक किस में है, तो सामवेद में। और जादू टोना टोटका ये किस में बताया गया है, तो अथर्ववेद में। तो सामवेद से म्यूजिक के वाले प्रश्न बनते हैं, अथर्ववेद में जादू टोना टोटका मंत्र तंत्र के बारे में पूछता है। अब हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद पे। ऋग्वेद के बारे में अगर बताया जाए तो ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना भी है। ये लिखा गया है जो ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल है। मंडल पूछता है ना ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 से 28 जो है सूक्त हैं। 10 से 28 इसमें सूक्त हैं। ये भी प्रश्न आता है कितने सूक्त हैं। उसके बाद एक बात और भी याद रखेंगे, हालांकि ये प्रश्न पूछा नहीं है, लगभग 10,552 इसमें कविताएं हैं ऋग्वेद में। लेकिन ये प्रश्न मंडल और सूक्त वाला बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, किस भाषा में लिखी गई है ये भी आ चुके हैं। और सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, यही पूछा जाता है। अगर इसकी रचना का बात की जाए तो जैसे कि आपका जीके की पुस्तक में देखेंगे तो लगभग उसमें बताया गया है कि 15 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो हजामती दर्पण यानी कि दाढ़ी बनाने के रूप में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। आप बताएंगे कि गाड़ी की जो साइड मिरर होता है, तो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा कि तानसेन का असली नाम क्या था। तानसेन का जो असली नाम था वो रामतनु पांडे था। तानसेन के बारे में एक बात और भी याद रखनी कि जो तानसेन थे ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। अकबर के 9 रत्न थे जिसमें कि बहुत सारे गिने चुने लोग जो बुद्धिजीवी थे वही शामिल होते थे। तानसेन भी उसी में शामिल थे। और तानसेन क्या काम करते थे, तो ये भारतीय संगीतकार और कवि थे। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्तर भारतीय परंपरा में बहुत व्यक्ति थे। ये शास्त्रीय गाना गाते थे और संगीतकार थे, साथ में ये कवि भी थे। तो ये भी अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि खजुराहो का मंदिर लगभग कितना वर्ष पुराना है, तो खजुराहो का मंदिर जो है ये लगभग 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो का मंदिर आपको कहाँ मिलेगा देखने में, ये मध्य प्रदेश में मिलेगा। खजुराहो का जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश। अब जो खजुराहो का टेम्पल के बारे में बात करें तो ये टेम्पल यूनेस्को का विश्व धरोहर में ऑलरेडी शामिल है और ये हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। स्मारक में बहुत सारी फ़ोटो चित्र वगैरह बनाई गई है जिसमें कि हिंदू धर्म और जैन धर्म के बारे में बताया गया है खजुराहो के टेम्पल में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हाथी गुफा जो है हाथी गुफा अभिलेख भी मिलता है जो कि खारवेल राजा, यहाँ पे खारवेल भी नहीं बनवाया था, खारवेल राजा ने लिखवाया था। तो हाथी गुफा अभिलेख जो है किस राज्य में है, तो हाथी गुफा जो अभिलेख है ये उड़ीसा राज्य में, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पर आ रहा है गोकक झरना। गोकक झरना जो है कहाँ है, बेलगावी के कर्नाटक में स्थित है। एक बात कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है कि बेलगावी किस राज्य में है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो बेलगावी है ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा से बारे में पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा, आप यहाँ पर देख पाएंगे अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 और NO2 है। और अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण है वो वायु प्रदूषण का एक नतीजा है, क्योंकि जब ईंधन जलता है और ईंधन से निकलने वाली गैस हवा में मौजूद ऑक्सीजन को जलवाष्प के साथ मिलाकर अम्ल बनाती है और यह अम्ल बारिश के रूप में बढ़ता है, जिसे अम्ल वर्षा या फिर एसिड डिपोजिशन रेन भी कहा जाता है। ये सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। अब देख पाएंगे सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। कभी पूछता है कि अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है, एक बार एग्जाम में ही पूछा जा चुका है।
तो अम्ल वर्षा का जो pH मान होता है ये 5.6 होता है, इसे आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है आपका कि गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुड अर्थ जो पुस्तक के लेखक है ये पर्ल एस बक है। यहीं पे एक प्रश्न पूछ देता है कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी हैं। एक प्रश्न पूछता है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का जो लेखक है ये एडम स्मिथ है, जो अर्थशास्त्र के फादर भी हैं। एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए तो आप देख पा रहे होंगे भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। और ये जो पृथ्वी मिसाइल है ये ज़मीन पे मार करने वाली मिसाइल है। ये हवा में मार नहीं करती है। और अब पृथ्वी का जो नाम है अब इसे पृथ्वी 1 कर दिया गया है। जो सबसे पहले पृथ्वी बना था अब इसे पृथ्वी 1 कर दिया गया है, क्योंकि पृथ्वी 2, 3 भी ऑलरेडी बन रहा है, इसीलिए इसे पृथ्वी 1 के नाम से जाना जाता है। ये सतह से सतह पे मार करने वाली ब्लास्टिक मिसाइल है। पूछ देगा पृथ्वी कैसा मिसाइल है, तो पृथ्वी जो है ये ब्लास्टिक मिसाइल है। ब्लास्टिक मिसाइल है और इसका जो मारक क्षमता है वो करीब करीब 300 किलोमीटर के रेंज तक ही ये मार पाती है। इससे ज़्यादा अभी ये नहीं मार सकती है। सबसे पहली बार इसका जो परीक्षण किया गया था ये श्रीहरिकोटा, जो इसरो का लॉन्च पैड है ना, श्रीहरिकोटा से ही पृथ्वी को लॉन्च किया गया था। भारत की कुछ और भी मिसाइल है जो कि डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत है, जैसे अग्नि के बारे में बात करें तो ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और अग्नि का जो रेंज है ये 700 किलोमीटर तक है। 700 किलोमीटर से हालांकि फिर बाद में इसे बढ़ा के कर दिया गया है 1250 किलोमीटर तक। और इसका जो फर्स्ट परीक्षण जो किया गया था अग्नि का ये 1989 में किया गया था। धीरे धीरे सारा डिफेंस का भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक नया मिसाइल और भी आया था, एक मिसाइल उसका नाम है निर्भया। निर्भय मिसाइल भी बनाया गया है और ये जो निर्भय मिसाइल है यह भारत में पहली लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। और इसका परीक्षण जो है ये 12 मार्च 2013 में किया गया था, क्योंकि पहली भारत की लंबी दूरी वाली क्रूज मिसाइल थी। इसके बाद फिर भारत में त्रिशूल भी बनाया गया। त्रिशूल मिसाइल के बारे में अगर बात करें तो यह छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करेगी, यानी कि सतह से स्टार्ट करेगी और हवा तक ये मार करेगी, जो त्रिशूल मिसाइल थी। और इसका इस्तेमाल कम उड़ान वाले और समुद्र में उड़ने वाले लक्ष्यों के खिलाफ भी किया जाता है, जो त्रिशूल मिसाइल है। और भारत ने रसिया के साथ मिलकर एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस्त्र मिसाइल डेवलप किया, जो कि दुनिया का सबसे तेज़गामी मिसाइल है। बहुत तेज़ी से गति करती है और दुनिया से सबसे तेज़ सफ़र करने वाली ब्रह्मोस्त्र ही मिसाइल, जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अंतर्गत आती है। तो ये थी भारत की कुछ मिसाइलें। हालांकि कुछ और मिसाइलें हैं। जब PYQ सीरीज खत्म हो जाएगा ना तो एक एक पर्सनल टॉपिक पे, जैसे किसी दिन जनगणना पे, किसी दिन नेशनल आय पे, किसी दिन शास्त्रीय क्लासिकल जो डांस होता है उस पे, सब पे एकदम एक एक करके जो समझेंगे ना, उस दिन फिर डिफेंस के बारे में, इसरो के बारे में, तो मतलब ग्रुप डी और NTPC के एग्जाम होते होते वो सारा चीज़ हम लोग समझ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले PYQ करना जरूरी था, इसीलिए PYQ को स्टार्ट किया गया। अगला प्रश्न का यहाँ पे बात करिए तो सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था। तो आप लोग इसे जानते होंगे, जलालुद्दीन अकबर। क्योंकि भारत में मुगल के आक्रमण से भी पहले मुस्लिम का शासक यहाँ पे था, लेकिन कोई भी सामाजिक सुधार नहीं करता था। अकबर समझदार था। इन्होंने अपने लिए नवरत्न बनाया था। नवरत्न में अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ के लोगों को शामिल किया था और सबसे पहले सामाजिक सुधार अकबर ने ही किया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी प्रसिद्ध है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अकबर के बारे में बात करें तो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध भी लड़ा था बैरम खां के संरक्षण में, जो कि 1556 ईस्वी में लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न बात किया जाए तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आयात व निर्यात बैंक, जिसको कि एग्जिम बैंक भी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। 1982 में, 1982 ईस्वी में आयात एवं निर्यात बैंक, जिसकी एग्जिम बैंक कहा जाता है, उसकी स्थापना हुई थी। तो एग्जिम बैंक का मुख्यालय कभी कोई पूछ लेता है तो एग्जिम बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में है। और स्थापना अधिनियम पूछ देगा तो देखिए एग्जिम बैंक का स्थापना हुआ था 1982 में, लेकिन इसका जो स्थापना था ये निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के द्वारा किया गया था। निर्यात आयात अधिनियम 1981 के द्वारा किया गया था, लेकिन स्थापना जो हुआ था ये 1982 में। इसके बाद लास्ट प्रश्न बच रहा है, उसके बाद RRB कोलकाता में हम लोग आ जाएंगे। लास्ट प्रश्न है यहाँ पे कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था। ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है 1948 में हुआ था। ठीक है,
ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। इस चैप्टर में मात्र एक ही क्वेश्चन साइंस एंड फिजिक्स से देखने को मिला। ये आरआरबी भोपाल था 1994 का। आरआरबी कोलकाता देखते हैं, यहाँ से आरआरबी कोलकाता स्टार्ट हो जाएगा। पूछ रहा है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर का राजस्व मंत्री जो था टोडरमल था। ये काफ़ी फेमस नाम है, इसे आप याद रखेंगे। कभी कभी 4 ऑप्शन दे देता है, पूछ देता है कि अकबर के नवरत्नों में इनमें से कौन शामिल नहीं था, इनमें से कौन शामिल था। तो अकबर के नवरत्नों में हम लोग 9 को देख लेते हैं कौन कौन था। एक तो टोडरमल शामिल था ही, उसके बाद अबुल फजल भी अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इन्होंने ही तो कहानी लिखते, अब अबुल फजल ने ही तो कहानी लिखा था। तो एक टोडरमल था, एक अबुल फजल था, आप नाम नोट कर लेंगे। तीसरा फैजी था, चौथा तानसेन जो कि अभी हमने जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था। उसके बाद आपने प्रसिद्ध नाम सुना होगा बीरबल भी अकबर के नवरत्नों में शामिल था। उसके बाद राजा टोडरमल भी था, ये हो ही गया राजा टोडरमल। उसके बाद राजा मान सिंह ये क्या थे, ये सैनिक थे, ये सैनिक को नेतृत्व करते थे, तो राजा मान सिंह भी थे। उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना, ये भी मैंने कल के वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा होगा। अब्दुल रहीम खान खाना जो है अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, उनका ही बेटे थे अब्दुल रहीम खान खाना, और वो भी अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। हालांकि कालिदास को भी ऑफर किया गया था अकबर के नवरत्नों में शामिल होने के लिए, लेकिन कालिदास ने नहीं हुआ था। और 2 नाम बच गया, एक नाम है फ़कीर आजियानुद्दीन भी अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, और एक का नाम है मुल्ला दो प्याजा, ये भी बहुत बार पूछता है। मुल्ला दो प्याजा ये भी अकबर के नवरत्नों में शामिल था। इन क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास के बारे में पूछा है कि पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो कितना है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। अगर ये ध्रुवीय व्यास पूछ लिया, अगर पूछ देगा पृथ्वी का अक्षीय व्यास, तो अक्षीय व्यास पूछ दे तो वो 12,742 किलोमीटर है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा अक्षीय व्यास ज़्यादा है ध्रुवीय व्यास से। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि लोहे के निष्कर्षण से हेमेटाइट अयस्क किया जाता है। तो लोहा का 3 अयस्क होता है, तीनों का नाम क्या आप बता सकते हैं। तो एक हेमेटाइट अयस्क हो गया, दूसरा मैग्नेटाइट क्योंकि 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है। दूसरा मैग्नेटाइट होता है, तीसरा होता है लिमोनाइट होता है, चौथा होता है सीडेराइड। तो ये चारों नाम लोहा का अयस्क होते हैं, ये आप याद रखेंगे। मुझे बताएंगे कि बॉक्साइड जो है, बॉक्साइड किसका अयस्क है। बहुत ही फेमस नाम है, आप बताएंगे। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने किया था कि मोनोजाइट किसका अयस्क है, कल के लेक्चर में मैंने किया था, सेकेंड लेक्चर में। तो बॉक्साइड जो है ये अल्मुनियम का अयस्क है। मोनोजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है, कल इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा भी किया था। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। ठीक है, एक कंडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है, इसके बारे में बहुत पूछता है। कंडला बंदरगाह का नाम बदल के जवाहरलाल बंदरगाह यानी जवाहरलाल सीपोर्ट कर दिया गया है। और एक प्रश्न पूछता है, अभी मैंने देखा था बीपीएससी में भी प्रश्न आया था, रेलवे में ही पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो ये चेन्नई में स्थित है, तुतीकोरिन बंदरगाह चेन्नई में स्थित है, ये प्रश्न पूछता है। एक पूछता है कि हल्दिया बंदरगाह कहाँ है। तो हल्दिया बंदरगाह जो है ये वेस्ट बंगाल कोलकाता में है, इसे भी याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह जो है वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी जो सिस्टम है उसी के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी तंत्र की जो संकल्पना था किसने दिया था। तो ये टांसले ने दिया था, ये इकोलॉजी के साइंटिस्ट थे तो उन्होंने दिया था। तो ये आप सिंपल से याद रख लेंगे कि इकोलॉजी तंत्र की जो संकल्पना था ये टांसले ने दिया था। अगला प्रश्न है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मैंने कल के लेक्चर में थोड़ा डिटेल्स इसकी चर्चा की थी। तो 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। उसके बाद मैंने आपको कल आरबीआई का भी राष्ट्रीयकरण बताया था, जो कि बताया था कि 1949 में कर दिया गया था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। 19 जुलाई 1969 में ये तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था पहली बार। दूसरी बार भी जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और ये भी मैंने कल के लेक्चर में बताया था, सेकेंड लेक्चर में। अब ऐसे ही रिलेट करके एक दूसरे सब क्वेश्चन आते जाएंगे जब आप लोग आगे और भी देखेंगे। तो अगला प्रश्न का यहाँ पे बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान सभा का जो गठन है किसने किया था। तो संविधान सभा का गठन ये कैबिनेट मिशन ने
16 मई 1946 के कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे हुआ था। संविधान सभा का गठन करने के लिए सबसे पहले साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन को भगा दिया गया। इसके बाद क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन भी सक्सेस नहीं हुआ था। इसके बाद लास्ट में कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और कैबिनेट मिशन ने ही संविधान सभा का गठन करने का सिफारिश किया था। कभी कभी कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे इनके बारे में भी पूछ लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए थे। एक थे पैथिक लॉरेंस, ये भारत में राज्य सचिव थे, वो कैबिनेट मिशन के राज्य सचिव के तौर पर आए हुए थे। दूसरा था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष के तौर पर आए थे। और तीसरा था एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना विभाग में पहले रह चुके थे। तो ये 3 लोग कैबिनेट मिशन के तहत आए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की आज़ादी के लिए बनाई गई थी ये कैबिनेट मिशन, और यह मिशन ब्रिटिश सरकार ने भारत में भेजा था। इसका मकसद था कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेतृत्व को शक्तियों का हस्तांतरण करने की योजना पर चर्चा करना, क्योंकि उस समय अगर देश आज़ाद भी हो जाता तो इतना बड़ा देश को चलाने के लिए एक नियम, एक तंत्र, एक कानून, एक संविधान होनी चाहिए, जो कि भारतीयों के पास नहीं था। अंग्रेज अचानक से छोड़ के जाते तो इतनी सारी देसी रियासत थे, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट थे, सभी लोग आपस में लड़ने लगते। इसके कारण कैबिनेट मिशन ने सबसे पहले किया था, आप लोग 2 साल का समय लीजिए और अपने लिए एक संविधान बनाइए, उस संविधान को सभी लोग मानेगा। कैबिनेट मिशन से ही ये सहमति बनी थी, और इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरा थे अलेक्जेंडर। इन तीनों का नाम आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ पे भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कल हम सभी ने उपराष्ट्रपति के बारे में देखा था सेकेंड लेक्चर में। आज थर्ड लेक्चर में हम सभी ने राष्ट्रपति के बारे में भी पूरा डिटेल से देख लेते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति का जो पद है ये आर्टिकल 52 में चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति का पद का चर्चा आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 53 में बात करें तो आर्टिकल 53 में बताया गया है कि राष्ट्रपति में संघ के कार्यकारी शक्ति निहित होती है। यह आर्टिकल 53 में बताया गया है। आर्टिकल 56 में बताया गया है, प्रमुख ही चर्चा करेंगे, सभी इसमें नहीं जानना है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 58 का बात करें तो आर्टिकल 58 में बताया गया कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जरूरी शर्त, राष्ट्रपति को निर्वाचन के लिए क्या क्या शर्तें फॉलो करना है वो बताया गया आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 60 का बात करें तो आर्टिकल 60 में बताया गया कि राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ग्रहण लिया जाता है या प्रतिज्ञा लिया जाता है वो आर्टिकल 60 में उसका वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 79 में बताया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का संसद सदस्य का हिस्सा होता है। और इसी के साथ अनुच्छेद 85 में बताया गया है कि राष्ट्रपति संसद को बुला सकता है, सत्र को खत्म कर सकता है या लोकसभा को भंग कर सकता है। ये प्रश्न बहुत पूछता है कि संसद सत्र को खत्म कौन कर सकता है या लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, ये राष्ट्रपति करता है। और इसके वर्णन में जो दिया गया है वो आर्टिकल 85 में दिया गया है, तो इसे भी आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि को जो मापा जाता है ये डेसिमल में मापा जाता है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाड़ी का जो स्पीड है, जो मीटर लगा रहता है गाड़ी में, वो किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है ओडोमीटर से। ओडोमीटर से मापा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गांधी जी का जो जन्म है गुजरात के कहाँ हुआ था, कहाँ पे? तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था ये पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था गांधी जी का जन्म। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है आपके सामने कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था उनका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने किया था, और ये किए थे तीसरी शताब्दी थी, तीसरी शताब्दी के अंतिम में किया था। लेकिन गुप्त वंश के सबसे जो फेमस बोला जाए कि जो राजा था या जो प्रसिद्ध राजा था या ताकतवर राजा था, उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। और इनका वास्तविक संस्थापक भी चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल है ये 319 से लेकर 320 ईस्वी में ही तक ही चला था। बिकॉज चंद्रगुप्त युद्ध में मारे गए थे, और चंद्रगुप्त जो थे इस डायनेस्टी का यानी कि गुप्ता डायनेस्टी का सबसे महान शासक थे, और इनको गुप्ता डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हालांकि केवल संस्थापक पूछे गुप्त वंश का तो सिर्फ गुप्त होगा, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक देते तो आप सभी चंद्रगुप्त प्रथम में मारेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं मारना है, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य बोथ आर डिफरेंट पर्सन। ओके। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश का मुद्रा का नाम टका है। जापान का मुद्रा आप लोग रिमाइंड कराएंगे। जापान का मुद्रा का जो नाम है क्या है? येन है।
चाइना का मुद्रा का नाम क्या है? युआन है। ठीक है। मॉरिशस के मुद्रा का नाम क्या है? तो मॉरिशन रुपया। श्रीलंका का मुद्रा का नाम क्या है? श्रीलंकन रुपया। अमेरिका का मुद्रा का नाम डॉलर। कनाडा का मुद्रा का जो नाम है कैनेडियन डॉलर हो जाएगा। यूरोप में क्या चलता है? यूरो। हालांकि ब्रिटेन में क्या चलता है? पाउंड चलता है। इस तरह से आप सब याद रखेंगे। इंडोनेशिया का मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? इंडोनेशियन रुपया, क्योंकि ये भारत के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं ये सारे में रुपया ही चलता है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है। ठीक है। नेपाल में नेपाली रुपया ही चलता है। तो कुछ देश के कंट्री का जो है करेंसी आप सभी को याद रखना होगा। कुछ देश के पार्लियामेंट को भी याद रखना होगा। जब पार्लियामेंट आएगा किस देश को पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है तो मैं बताऊंगा। सबसे फेमस जो पार्लियामेंट है वो है आपका इजराइल का, जो कि इंडियन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इजराइल का पार्लियामेंट का क्या नाम है। आगे बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कि सीने बार किसका अयस्क है। तो देखिए सीने बार जो है ये पारा का अयस्क है। साइंस का क्वेश्चन है। सीने बार पारा का अयस्क है, जिसके बारे में कि बहुत ज़्यादा पूछता है। अभी मैंने आपको बताया था कि बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। लोहा के 4 अयस्क होते हैं, लिमोनाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और मैग्नेटाइट। तो ये चारों वो भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो है गांधी जी ने दिया था। और ये कब दिया था? जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आप बताएंगे दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आप बताएंगे कि आराम हराम है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है के नारा किसने दिया था? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसका भी नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। ठीक है। आराम हराम है का नारा चलो मैं ही बता देता हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलोगे बताया नहीं। आराम हराम है का नारा जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ना, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, इन्होंने दिया था आराम हराम है। तो ये कुछ प्रसिद्ध जो नारा है इन्हें भी आप सभी याद रखें, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये सारे हैं। रेलवे के तो एग्जाम में बहुत ही मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में नहीं पूछता है। जो लोग अभी LP टेक्नीशियन में बैठे हैं उन्होंने देखा हुआ, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन के पीछे आप लोग सभी को नहीं जाना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसे ही कर लेना, रेलवे उससे ही काम चला लेता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। आगे पूछा है कि यहाँ पे आप देख पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी थी? इससे देखिए आपको बता देते हैं कि 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। कोलकाता में बहुत ज़्यादा डाइवर्जन होने लगे। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हो गया। बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रदर्शन होने लगे। तो इसके बाद जो भारत की राजधानी अंग्रेज़ों ने सोचा कि शिफ्ट किया जाए। तो प्लान 1911 से ही बन रहा था शिफ्ट करने का, लेकिन उसको जो शिफ्ट किया गया था वो 1912 ईस्वी में कर दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र करने की घोषणा कब की गई थी? तो घोषणा की गई थी 12 दिसंबर 1911 को। अगर घोषणा पूछे तो 1911 मारना है, और ये पूछे कि कब बनी तब 1912 मारना है। इस क्वेश्चन को याद रखना है। अगला प्रश्न आपको ज्योग्राफी से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है जंगलों का काटना। अगर जंगल रहेंगे तो मिट्टी, क्योंकि जंगल के अंदर क्या जड़ें होती है, जड़ें जो है मिट्टी को जकड़ी हुई रहती है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव नहीं होता है। तो ये बताया गया कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का काटना। नीचे एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल परसों भी पूछा था कि हैलीबीड किसकी राजधानी है? तो होयसैलो की जो राजधानी थी हैलीबीड था, और इन्होंने हैलीबीड में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो पूछता है कि हैलीबीड का भव्य मंदिर किसने बनवाया था? तो हैलीबीड का भव्य मंदिर होयसैलो ने बनाया था। और ये कहाँ पे है? होयसैलो को जो ये शासन चला था, ये कहाँ चला था होयसैलो का शासन? तो होयसल जो थे ये साउथ इंडिया में ये लोग शासन किया था, और उस समय इन्होंने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पे शासन किया था। होयसल की जो राजधानी थी, पहले इनका राजधानी थी बेलूर। पहले इनकी राजधानी बेलूर थी, लेकिन बाद में इन्होंने ट्रांसफ़र करके हैलीबीड बना लिया था, और हैलीबीड में इन्होंने भव्य मंदिर का भी निर्माण कराया था। ठीक है। तो इन प्रश्नों को भी आप सभी याद रखेंगे। मैंने कल हरिहर और बुक्का और विजयनगर साम्राज्य के बारे में लगभग बता दिया था। आई थिंक आप सभी याद रखे होंगे, रिमाइंड किए होंगे, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। पूछता है चाय के बारे में कि चाय कहाँ उगाई जाती है। तो ये सभी तो ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है। अगर आप सभी इंडियन की ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं तो आप सभी बता देंगे। तो चाय देखिए, चाय कहाँ होता है? दार्जिलिंग में होता है। तो दार्जिलिंग किस में आता है? ठंडे प्रदेश में आता है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, हिमालय के नीचे वाले एरिया को दार्जिलिंग में पड़ता है। तो क्या ठंडे देशों में उगाई जाती है चाय। अब मसालों की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? मसालों की खेती के लिए
तो केरल में बहुत ज़्यादा मसाला होता है और मसालों के लिए जो प्रसिद्ध मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है या लाली पीली मिट्टी है, जिसमें कि मसाला की खेती बहुत अच्छे से की जाती है। तो मसालों की खेती के लिए केरल प्रसिद्ध है। आपको पता होगा जो वास्को डी गामा आया था वो फर्स्ट टाइम साउथ इंडियन केरल में ही आया था। जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, फिर पूरे ब्रिटिश जो है पूरे इंडिया पे शासन करने लगे थे। लास्ट में एक साइंस का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसे भी देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न है कि कांच से गुजरने पर प्रकाश के रंग जो है कैसा हो जाता है। कांच से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग का गति धीमी हो जाता है। ये एक्चुअली बताया जा रहा है कि अगर कोई प्रिज्म है, कांच बोले या प्रिज्म ही बोले, और इससे जब कोई लाइट पास करवाएंगे, बैनिया प्याला 7 कलर का होता है ना, तो इसमें जो रेड कलर का जो लाइट इससे गुजरेगा, जो रेड कलर का लाइट इससे गुजरेगा वो सबसे अधिक दिखेगा, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट दिखेगा। और जो बैगनी कलर का लाइट गुजरेगा ना, ये सबसे धीमी, बहुत धीमी धीमी आपको आते हुए पार होते हुए दिखाएगा अगर किसी भी प्रिज्म से या कांच से लाइट गुजारा जाता है तो। क्योंकि लाइट केवल एक ही कलर, आप अगर उजला लाइट जला रहे थे इसका मतलब ये नहीं होता कि केवल वो कलर एक ही होता है, नहीं। आप ध्यान से देखेंगे तो रंग बिरंगा लाइट उसमें देखने को मिलेगा। 7 रंग की लाइटें निकलती हैं, जिसमें लाल रंग का जो है ट्रैंगदैर, जिसको बोला जाता है वेवलेंथ। रेड कलर का जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण से वो जल्दी दिखती है, ज़्यादा दिखती है। जबकि बैगनी कलर का जो रंग है, वायलेट कलर जिसको बोला जाता है, ये बहुत कम दिखता है। आप इसीलिए देखे भी होंगे कि रेलवे में जो है रेड कलर का यूज किया जाता है, ग्रीन कलर का यूज किया जाता है और येलो का, जबकि आपको बैगनी कलर का यूज देखने को जल्दी नहीं मिलता क्योंकि बहुत कम ही दिखाई देता है। तो ये था आरआरबी एनटीपीसी का जो थर्ड लेक्चर प्रीवियस ईयर का, इन्होंने हम लोगों ने इसे भी कवर कर लिया। अब नेक्स्ट दिन आपको 4th लेक्चर मिलेगा। इसी प्रकार से सारे लेक्चर मिल जाएंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे प्रीवियस ईयर सभी जानने के लिए और रेलवे से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी जानने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।